Now we'll start the second type of chi-square test, which is a non-parametric test. This test can either be used to judge the significance of association between attributes, or it can be used to test how well does assumed theoretical distribution fit to the observed data. First case means, for example, we have a new medicine and we are interested in knowing that whether the medicine is effective in controlling the fever or not. यहाँ पर मेडिसिन और फीवर कंट्रोल ये हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, और अगर हम ये कहते हैं कि मेडिसिन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द फीवर, इसका मतलब है कि मेडिसिन और फीवर कंट्रोल एसोसिएटेड हैं। और अगर हम कहते हैं कि मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द फीवर, इसका मतलब है कि मेडिसिन और फीवर कंट्रोल एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के इशू को सॉल्व करने के जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे दैट विल बी द नॉन पैरामीट्रिक chi-square टेस्ट। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमें स्टेटमेंट में कोई थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमारा ऑब्जर्व डेटा उस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस सूरत में भी हम chi-square टेस्ट ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टाइप अप्लाई करते हैं। इन बोथ ऑफ द केसेस द फॉर्मूला विच विल बी अप्लाइड इज गिवन हियर। कंडीशंस फॉर नॉन पैरामीट्रिक chi-square टेस्ट। नंबर 1, हमारी सैम्पलिंग रैंडम होनी चाहिए। नंबर 2, सैंपल के जितने भी आइटम्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 3, हमारे पास किसी भी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 10 नहीं होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 10 होंगे तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी को उनके साथ वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज कर देंगे। नंबर 4, नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी लार्ज, मीन्स अगेन वही बात कि नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 10 से ग्रेटर होने चाहिए। स्टेप्स, दिस इज द फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड फॉर इट्स कैलकुलेशन। यहाँ पर हमारे पास O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को, E रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। अगेन जो डिनोमिनेटर में E दिया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, और इस पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है समीशन। नंबर 1 स्टेप क्या होगा, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें डाटा में गिवन होती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैन आइदर बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन हाइपोथेसिस, अगर हमें स्टेटमेंट में कोई हाइपोथेसिस गिवन है हम वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमने जो नल हाइपोथेसिस अगर डिजाइन किया तो हम उसकी बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारा डेटा स्टेटमेंट की बजाय कोई कॉन्टिजेंसी टेबल है जहां 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का डाटा दिया गया है, उस सूरत में हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, हमारे पास जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उतनी ही हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी, और जितनी हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं उतनी ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम अपनी हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, मीन्स हमारे पास कॉलम में वैल्यूज आ जाएंगी, O माइनस E वैल्यू आ जाएगी हर ऑब्जर्वेशन के लिए। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, हर O माइनस E वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, मीन्स हमारे पास जो कॉलम में सारी वैल्यूज आ जाएंगी वो होंगी O माइनस E होल स्क्वायर। थर्ड, हमारे पास कॉलम के अंदर जो हर एक वैल्यू आई है O माइनस E होल स्क्वायर की, हमने उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। मीन्स हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमारे पास 5 ही क्या टर्मिनोलॉजीज होंगी, O माइनस E होल स्क्वायर की वैल्यूज होंगी। हमने उस हर वैल्यू को उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है, मीन्स इसके बाद जो कॉलम बनेगा वो इन वैल्यूज का होगा। और लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अपनी हर एक स्टेप में जो इस तरह की वैल्यूज आई हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतनी ही वैल्यूज होंगी, हमने उन सब वैल्यूज का क्या ले लेना है, समीशन। अगेन ये जो समीशन है ये इस पूरी टर्म के साथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट के साथ है, ये इस पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ है। O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E, इस पूरे का हमने समीशन लेना है। आफ्टर टेकिंग द समीशन ऑफ दिस वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द chi-square। दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द chi-square विल बी कंपेयर्ड विद द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ द chi-square एट द गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल नंबर 3 is given on page number 239. A die is thrown 132 times with the following results. यहाँ पर आपको एक डाई का डेटा दिया गया है कि उसको 132 टाइम्स थ्रो किया गया है। हर बार थ्रो करने पर हमारे पास हर नंबर के जो फ्रीक्वेंसी आई वो हमें यहाँ पर गिवन है, मीन्स जो आपको यहाँ डाटा दिया गया है, दीज आर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज।
हमने बताना है इज द डाई अनबाइस्ड और नॉट। अनबाइस्ड मीन देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6 व्हेनेवर डाई इज थ्रोन अप। सो हमारे पास यहाँ हाइपोथेसिस हम ये लेंगे डाई इज अनबाइस्ड। अब हमारे पास जब डाई को एक मर्तबा थ्रो किया जाता है तो किसी भी एक नंबर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। अब यहाँ पर चूंकि डाई को 132 टाइम्स थ्रो किया गया है तो किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी या उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 132 इंटू 1/6 डिवाइड 1/6 इज इक्वल्स टू 22। यानी एक्सपेक्टेशन क्या है कि नंबर 1 आने के चांसेस क्या हैं 22 टाइम्स, नंबर 2 के आने के चांसेस क्या हैं 22 टाइम्स एंड सो ऑन। इस डाटा को हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। नंबर टर्न अप यानी ये वो नंबर्स दिए गए हैं जो डाई पर मौजूद होते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी यानी जितनी बार 1 आया, जितनी बार 2 आया, जितनी बार 3 आया एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट की है सब में सेम आएगी बिकॉज डाई अनबाइस्ड होती है, सब नंबर के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप O माइनस ई। O माइनस ई में हर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी में से हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में 16 माइनस 22, सेकेंड केस में 20 माइनस 22, 25 माइनस 22, 14 माइनस 22 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप O माइनस ई स्क्वायर, ई की जो वैल्यूज आई हैं, O माइनस ई की जो वैल्यूज आई हैं हमने उनके स्क्वायर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -6 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, -8 स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप O माइनस ई होल स्क्वायर के जो वैल्यूज आई हैं उनको हमने डिवाइड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में हमारे पास वैल्यू आई थी 36, इसको हमने डिवाइड करना है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी 22 के साथ। सेकेंड हमारे पास वैल्यू आई थी 4 को हमने डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी 22 के साथ। थर्ड हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 9, इसको हमने डिवाइड करना है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 22 के साथ एंड सो ऑन। आप यहाँ इन वैल्यूज को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था कि हम इन सारी वैल्यूज का जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएंगे हम उनका सम ले लेंगे। तो हम इन सबको जब सम कर लेते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है 9, ये 9 जो है दिस 9 इज इक्वल टू दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दी काई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा n-1, यानी यहाँ पर 6 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5। तो हम इसको टेबल को में कहाँ देखेंगे, एट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम काई स्क्वायर की वैल्यू को देखेंगे। काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल में एट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है 11.071। नाउ दिस टेबुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, इट मीन्स आवर वैल्यू लाई विद इन द रेंज। सो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारी ये जो वैल्यू है ये सपोर्ट करती है हमारे हाइपोथेसिस को जो कि था कि डाई इज अनबाइस्ड। सो हम कह सकते हैं कि हमारी डाई जो है वो अनबाइस्ड है। इस केस में जितने भी काई स्क्वायर के नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं हमारे पास अगर कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर होगी और टेबल की वैल्यू बड़ी होगी तो जो हमने हाइपोथेसिस डिजाइन किया है वो एक्सेप्ट होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है यहाँ पर आपको उन्होंने क्लासेस शो की हैं ABCDE, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं और इस क्वेश्चन के अंदर आपको थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज भी दी गई हैं। यहाँ पर आपने थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज अलग से कैलकुलेट नहीं करनी। ओनली पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल इज टू क्लैरिफाई द पॉइंट नंबर 3 and 4 विच वी हैव स्टडीड इन द हेडिंग ऑफ कंडीशंस फॉर द नॉन पैरामीट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। वहां पर हमने कहा था कि किसी भी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 10 नहीं होने चाहिए। अगर आप इस डेटा को देखें तो यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 8 है यहाँ A की और उसकी थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी भी 7 है। मींस डेटा क्या है, आइटम्स क्या है यहाँ पर लेस देन 10 है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इस फ्रिक्वेंसी को मर्ज कर देंगे इसके साथ वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी के साथ। यहाँ पर भी हम इसकी फ्रिक्वेंसी को मर्ज कर देंगे इसके साथ। आगे देखते हैं डी में अगर आप देखें तो आपके पास ई में अगर आप देखें तो जहां पर आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी में दिया हुआ है 4, अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन 10। सो आप क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे इसके एडजेसेंट ग्रुप की फ्रिक्वेंसी के साथ। सिमिलरली यहाँ पर आपको इसकी ई की थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी में 7 दिया गया है विच इज लेस देन 10। तो आप क्या करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी को मर्ज कर देंगे विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नियरेस्ट ग्रुप, जो इसके साथ वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है दैट इज 24। तो यहाँ पर आपने क्लास A और B को मर्ज कर दिया क्योंकि A की फ्रिक्वेंसीज लेस देन 10 थी, आपने A और B को मर्ज कर दिया।
इसमें आपने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज में 8 और 29 को सम कर लिया। 8 लेस देन 10 था, इसलिए आपने इसको किसके साथ मर्ज कर दिया, अगले ग्रुप की फ्रिक्वेंसीज के साथ। तो आपके पास अब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 37। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सी, उसकी वैल्यू 44 एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट डी एंड ई, ई की फ्रिक्वेंसी लेस देन 10 थी, उसको हमने क्या किया, डी के साथ मर्ज कर दिया। तो डी एंड ई की ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हम मर्ज करके क्या लिखेंगे, 15 + 4 = 19। सिमिलरली हम ये काम करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के साथ। हमारे पास यहाँ पर ए की फ्रिक्वेंसी दी गई है लेस देन 10, हम ए की फ्रिक्वेंसी को मर्ज कर देंगे बी की फ्रिक्वेंसी के साथ और हमारे पास आ जाएगा 7 + 24 = 31। सी की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और यहाँ पर अगेन ई की वैल्यू थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी लेस देन 10 है, तो हम इसको मर्ज कर देंगे तो इट विल बी 24 + 7 = 31। अब हमारे पास जो हमने O - E की वैल्यूज निकालनी है उसमें हम इन न्यू वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे। नंबर 1 हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 37 - 31, तो हमारे पास आ जाएगा 6। देन 44 - 38 = 6, देन 19 - 31 = -12। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठे स्टेप में लिखा हुआ है, आपने अलग से कॉलम में लिखनी है वैल्यूज O - E होल स्क्वायर की, जिसमें आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिखेंगे 6 स्क्वायर 36 और यहाँ आप लिखेंगे -12 स्क्वायर 144। उससे नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, O - E होल स्क्वायर की जो वैल्यूज आएंगी हर वैल्यू को उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से आप डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर O - E होल स्क्वायर की वैल्यू 36 आई थी तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या थी, 31, आप उससे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास O - E होल स्क्वायर की वैल्यू आई थी 36 और उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या थी, 38, आप उससे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर आपके पास O - E होल स्क्वायर की वैल्यू आई थी 144, उसको आप डिवाइड करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के साथ। उसके बाद जब आप डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर भी अगेन उनकी वैल्यूज मेंशन नहीं है, आप इनको सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इन सबको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी, जब आप इन सारी वैल्यूज का सम ले लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दी chi² वैल्यू। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कोई स्टेटमेंट नहीं थी, कोई हाइपोथेसिस नहीं था। दिस एग्जाम्पल वॉज ओनली गिवन फॉर द पर्पज टू क्लैरिफाई द पॉइंट नंबर 3 and 4 विच वॉज गिवन इन द कंडीशंस हेडिंग। सो इसलिए यहाँ पर कोई हमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कुछ हाइपोथेसिस का इस एग्जाम्पल में नहीं दिया गया।